ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन। एसी लोड लाइन क्या होता है, जब हमारा हम एसी सिग्नल, प्योरली एसी सिग्नल जब हम अप्लाई करके एनालिसिस करते हैं, उससे जो मेरे हम लोग को लोड लाइन मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एसी लोड लाइन। हमने क्या देखा था कि जो स्लोप होता है एसी लोड लाइन का, वो डीसी लोड लाइन से ज्यादा होता है। ठीक है ना। इसके पीछे का रीजन देखो, अगर अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन आप एक सिंपल सी समझ सकते हो कि मैं अगर इस चीज को देखूं, आर ए सी को देखूं, ठीक है ना, आर ए सी को देखूं, ठीक है ना, तो आर ए सी की जो वैल्यू होगी ना, आर ए सी की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा हमेशा आर डी सी से ना कम होगी। समझो मेरी बात को, जो आर ए सी की जो वैल्यू होगी ना, हमेशा आर डी सी से कम होगी। क्यों? क्योंकि आर ए सी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका है? आरसी और आर नॉट का। ठीक है ना, आरसी और आर नॉट का है, मतलब लोड रेजिस्टेंस, जो भी आप लोड लगाओगे उसका, और आपका आरसी। ठीक है ना, दो चीजें जब, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, और इसमें क्या है देखो, आरसी और आरई क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होगा वैल्यू। ठीक है ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका आरडीसी जो है ना, आरडीसी की जो वैल्यू होगी हमेशा किससे ज्यादा होगी, आरएसी से ज्यादा होगी। और इस वजह से जो स्लोप होगा ना आपका, एसी का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि -1/r समथिंग हम कर रहे हैं। ठीक है ना, -1/r ले रहे हैं, तो इसीलिए स्लोप जो होगा एसी लोड लाइन का ज्यादा होगा। यही रीजन है इसका कि स्लोप एसी लोड लाइन का क्यों ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट स्लोप निकालना होगा ना, अगर आप एग्जैक्ट स्लोप निकालना चाहते हो, तो आपको पता है कि माइनस, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे -1/RAC लिखा है। ठीक है ना, तो -1/RAC का मतलब क्या है कि अगर इस चीज को, अगर सपोज करो, अगर ये जो लाइन है ना, देखो ध्यान से, इस लाइन को ना मैं ऐसे शिफ्ट करता जाऊं पैरेलली, मेरे को बस स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, ये जो मान लो ये थीटा एंगल है, तो मेरे को बस टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा मेरे को क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। ठीक है ना, तो इस टेन थीटा को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस जो लाइन है ना, रेड वाला लाइन अगर मैं इधर से इधर, मतलब अभी आप दिमाग में ऐसे सोचो कि अगर मैं इसको शिफ्ट करते जाऊं, शिफ्ट करते जाऊं, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना कि जो रेड वाला लाइन है ना, ये ऐसे आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आपका ऐसे कुछ आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप शिफ्ट करते जाओगे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये करोगे ना, जहां पे इंटरसेक्ट, उसके लिए आप क्या करो ना, आप ये जो, वो कैसे आप अचीव करोगे, यहाँ पे ना VCE की वैल्यू ना, इसको आप 1 वोल्ट एज्यूम कर लो। ठीक है ना, 1 वोल्ट, किसको, VCE की वैल्यू 1 वोल्ट मान लो। उस पे तुम्हारा कोई ना कोई वैल्यू आएगा, मान लो कि ये सपोज करो ये कुछ आ गया, मान लो P आ गया। ठीक है ना, तो आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, आपको ए वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो अब तो आप एंगल निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको टेन थीटा अगर निकल जाएगा, मान लो यहाँ से मान लो ए वाला जो एंगल है, सपोज करो ए एंगल है मेरा अल्फा है। ठीक है ना, तो हमको टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ओपी डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। ठीक है ना, ओपी डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट आ जाएगा, मतलब ये ओपी जितना ये ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ये आपका टेन अल्फा हो जाएगा। और ये जो आपका थीटा एंगल है ना, थीटा, हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए था। ठीक है ना, तो आपको पता है कि जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा आपका 180 माइनस अल्फा होगा। ठीक है ना, 180 माइनस अल्फा होगा। तो आप यहाँ से जो भी है, जो भी आएगा, मतलब इस चीज को यहाँ पुट कर दो, तो आपका थीटा निकल जाएगा, वहां से फिर टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा को क्या हो जाएगा, टेन 180 माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा -10 अल्फा। ठीक है ना, -10 अल्फा, टेन थीटा की वैल्यू, और वही आपका m हो जाएगा, जो भी आपका स्लोप है। तो स्लोप निकालने का तरीका है कि अगर आपसे स्लोप पूछा जाए कि कितना स्लोप है, तो कैसे निकलेगा, ग्राफिकली आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये पूरा मैथमेटिक्स है। तो आप अगर ग्राफ थियरी आपको अच्छे से आती है, ग्राफ समझ में आता है, तो आप इजिली सारा चीज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से कि हमने क्या देखा कि जो VCE है ना, देखो यहाँ पे VCE और IC में ना कुछ अलग रिलेशन हमको दिख रहा है। देखो कलेक्टर करंट कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से, कलेक्टर करंट ऐसे है। ठीक है ना, कलेक्टर करंट ऐसे है, लेकिन जो VCE आ रहा है ना, VCE वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, VCE ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये आपका, ये क्या आया था हमारा, ये कलेक्टर करंट है, ये हमारा है बेस, VCE है। अब बेस करंट कैसे है, बेस करंट भी ऐसे है आपका, बेस करंट भी ऐसे है। ठीक है ना, ये आपका IB है। अच्छा, जब IB ऐसा है तो आपका VBE भी होगा ना, जो आपका VBE है, VBE भी ना, इनपुट करंट जो है वो भी ऐसे ही होगा, ये जो भी इनपुट है ऐसे। लेकिन ये हमारा VCE का मतलब क्या है, हमारा आउटपुट है। ठीक है ना, V आउट। अब देखो हो क्या रहा है, इनपुट आपको ऐसा मिल रहा है और आउटपुट ऐसा मिल रहा है, मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से इसको, जो कॉमन एमीटर फॉर
फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो आपका बेस करंट होता है, बेस करंट, बेस करंट, बेस करंट कैसा था, बेस करंट था हमारा ऐसा, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसा था, ये हमारा है बेस करंट। सपोज करो ये ओमेगा टी एक्सिस है मान लो, ठीक है, ये हमारा आईपी है, ठीक है। कलेक्टर करंट कैसे आया, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट आपको पता होता है आई आईसी कुछ क्या होता है, बीटा टाइम्स आईबी, मतलब ये भी इसी तरीके से होगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ फैक्टर से, तो ये आपका ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया कलेक्टर करंट आईसी, ये हो गया ओमेगा टी, ठीक है ना, कलेक्टर करंट भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि जो आउटपुट जो है, वेट, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, बेस करंट हमने बना दिया। अब आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पे वीबीई जो बेस एमीटर जो इनपुट वोल्टेज होगा वो कैसे होगा, इनपुट वोल्टेज आपका ऐसे होगा, तभी वीबीई वैसे है। अगर मैं सपोज ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, ये हो गया वी इन, ये आपका क्या है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी एक्सिस, ठीक है ना। अब आउटपुट कैसे दिख रहा है, आउटपुट कैसे हम लोग ले रहे हैं, कलेक्टर और एमीटर के बीच में ले रहे हैं, तो आउटपुट हम लोग जब कलेक्टर और एमीटर के बीच में ले रहे हैं, तो जो VCE है वो कैसे दिखेगा, कैसे दिख रहा है आपको, ये आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे, ऐसे करके, ठीक है ना, ये आपका कौन सा एक्सेस है, ओमेगा टी एक्सेस है, 0, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये तो अलग हो गया केस, आपका इनपुट कुछ ऐसा है, ये आपका इनपुट है, ये वाला, ये आपका इनपुट ऐसे है, और आउटपुट कैसा है आपका, आउटपुट देखो, आउटपुट ऐसे है। मतलब क्या हो रहा है, इनपुट और आउटपुट में कॉमन एमीटर में कंक्लूजन क्या निकला इससे, कि कॉमन एमीटर के केस में, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो इनपुट होता है ना, एंड आउटपुट जो होता है, आउटपुट आर इन 180 डिग्री फेज डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब इनपुट और आउटपुट में क्या होता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। मतलब आप इनपुट पे जो दोगे ना, उसका 180 डिग्री फेज मिलेगा आउटपुट पे, एम्पलीफाई होगा। जैसे मान लो आपका एक एम्पलीफायर है, कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, ठीक है ना, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, ठीक है ना, सिंगल स्टेज, मतलब एक ही स्टेज है इसमें, ठीक है। तो आपने अगर इनपुट दिया, कैसे इनपुट दिया देखो, अगर आपने इनपुट यहाँ पे कुछ ऐसे दिया, तो आपका आउटपुट कैसे मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो 5 स्टार, ठीक है ना। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट में क्या होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। अगर आपसे कोई एक और देख लो चीज, कॉमन बेस अगर होगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर अगर आपने बनाया, मान लो सीबी, अभी हम लोग ने देखा नहीं है उसको, लेकिन अभी मान लो सीबी एम्पलीफायर जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें अगर मैं इनपुट अप्लाई करता और आउटपुट लेता, तो उसमें आपका सेम फेज में इनपुट आउटपुट होता है कॉमन बेस में, ठीक है ना, सेम फेज में, ठीक है। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर में भी सेम फेज में होगा, कॉमन कलेक्टर में भी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में भी आपका इनपुट और आउटपुट में सेम फेज होगा, ठीक है ना। जैसे आपका इनपुट होगा वैसे ही आपका यहाँ पे आउटपुट होगा, ठीक है ना, ऐसे सेम फेज में, ठीक है। तो इसमें आ गया सेम फेज में होता है इनपुट एंड आउटपुट, सेम फेज, ये भी आपका सेम फेज, और यहाँ पे आपका अपोजिट फेज, अपोजिट या फिर 180 डिग्री फेज, ठीक है ना।
तो ये एकदम याद कर लो, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, तीनों का, ठीक है ना। तो आपका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होगा, उसमें इनपुट और आउटपुट में हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने ना ऐसे आपको ग्राफ मेथड से गेन निकालना मैंने बताया कि गेन कैसे निकालेंगे, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है। इसके अलावा ना एक और तरीका होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल, ठीक है ना। मतलब हम क्या करेंगे ना, जो भी ट्रांजिस्टर है ना उसका इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब उसके इक्विवेलेंट हिंदी पता नहीं क्या होता है, मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, समतुल्य, पता नहीं समतुल्य समझते हो कि नहीं तुम लोग, बट मतलब उसके जैसे मान लो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है, अगर मेरे को उसको आसान करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रांजिस्टर मैंने आपको समझाया था कैसे एक एनालॉजी देके, ठीक है ना। तो एनालॉजी में मैंने नल का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। तो आप उसको नल के इक्विवेलेंट मान सकते हो, मतलब वो मॉडलिंग के, मतलब वर्किंग के टर्म्स में ट्रांजिस्टर को, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे ना कि कुछ हम लोग जुगाड़ लगा के ना, जो भी ट्रांजिस्टर है उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब थोड़ा सा आसान उसको सर्किट करके ड्रॉ करके, या फिर वहां से हम लोग निकालेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करके नहीं निकालेंगे। अच्छा, एक और चीज देखो, ये जो ना, ये जो हम लोग एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं ना, ये भी मैं बता दूं, ये तो भूल जाएगा, रुको। जो हम लोग एम्पलीफायर अभी तक देखे हैं ना, कॉमन एमीटर वाला, हम लोग जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर देखे हैं ना, एम्पलीफायर, ठीक है ना, ये बेसिकली ना इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। क्या बोले थे इसको, बोला था हम लोग स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है। स्मॉल सिग्नल क्यों बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं सपोज करूं लार्ज सिग्नल है, लार्ज सिग्नल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो लार्ज सिग्नल लूंगा ना, तो ये जो वेरिएशन होगा ना, देखो यहाँ पे जो बेस करंट जो वेरी करेगा ना, वो पूरा ऊपर नीचे खूब ज्यादा ज्यादा करेगा, ऊपर नीचे, ठीक है ना। जैसे मान लो, वेट मैं आपको दिखाई देता हूँ इसका मतलब क्या है, एक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ है, अगर मैं चलिए इसी कॉपी करते हैं, देखते हैं, देखो इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, देखते हैं सही से कॉपी हो रहा है। ये जैसे हम लोग का यार कॉपी नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं। सपोज करो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब मैं सपोज करो बेस पे बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पे बेस पे बहुत ज्यादा, सॉरी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, हेलो। सर आ रही है, सर आ रही है। ठीक है, मैं ये कह रहा था, देखो हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं, मतलब जो बेस पे अप्लाई, आपका क्या है बेसिकली, बेस करंट है, डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट है, ठीक है ना। तो जब हम बेस करंट, डिफरेंट डिफरेंट बेस करंट के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है आपका, अगर मान लो लार्ज सिग्नल अप्लाई करते हैं हम, ठीक है ना, कोई भी आपका कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, उसके इनपुट पे बहुत ज्यादा वैल्यू का सिग्नल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, हाई वैल्यू का, तो क्या होगा, बेस करंट बहुत ज्यादा चेंज होगा, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। अब बेस करंट जब चेंज होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो प्रॉब्लम ये आएगी ना कि ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट था, ठीक है ना, बेस करंट आपको पता है जब बेस करंट बहुत ज्यादा चेंज होगा ना, तो क्या करेगा, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यहां तक जाएगा, और फिर नीचे भी यहां तक आएगा, तो क्या होगा, आपका सिग्नल क्लिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हो, स्मॉल सिग्नल अप्लाई, क्योंकि लार्ज सिग्नल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट में डिस्टॉर्शन आएगा, ठीक है ना। तो उसी चीज के लिए हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ना, उसमें बेस करंट काफी छोटा, इतना छोटा, बहुत बहुत छोटा वैल्यू का अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा वैल्यू का, क्योंकि ज्यादा वैल्यू का अगर कर दिया आप तो फिर तो गड़बड़ हो जाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर पाओगे आप कि जैसे वेट
बताता हूँ। जैसे मान लो आप, जैसे मान लो वेट, जैसे मान लो कि आपने ऐसे मान लो कि एक बेस करंट यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब बेस करंट जो हो रहा है ना, इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, इतना ऐसे करके, ठीक है ना, ये आपने बेस करंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जब बेस करंट अप्लाई करोगे ना, तो ये तो सीधे देखो आपको पता है कि यहाँ पे कट ऑफ रीजन में चला जा रहा है, ठीक है ना, और इधर ऊपर वाला पोर्शन सैचुरेशन में चला जा रहा है। तो ये आउटपुट कहाँ देगा, ठीक है ना, एक एक तो आपका सैचुरेशन में चला जा रहा है, ऊपर कट ऑफ में चला जा रहा है, तो जो भी आउटपुट आएगा ना, क्लिप्ड आएगा। यहाँ पे आपका अगर मैं कलेक्टर करंट ड्रॉ करूँ ना, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ ड्रॉ हो जाएगा, देखो ऊपर क्लिप हो जाएगा और नीचे भी ऐसे क्लिप हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है ना, उस पे स्मॉल सिग्नल बेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल सिग्नल अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आउटपुट होगा उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी होता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें ना हमको फिर ये टेंशन नहीं होता है कि ये डिस्टॉर्शन हुआ है कि नहीं। उसमें हम डिस्टॉर्शन के बारे में बाद में सोचते हैं, ठीक है ना। पहले हम उसमें हम लोग डिस्टॉर्शन के बारे में स्टार्ट में नहीं सोचते हैं, हम उसको कुछ और तरीके से हम लोग डील करते हैं कि डिस्टॉर्शन को कैसे मिनिमम करना है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, जहां पे हमारा हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीचों बीच फिक्स कर रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल बेस करंट, मतलब बहुत ही स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेस उस पे, बेस पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बेस टर्मिनल पे, जो आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं उसको स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर आएगा, इसका मतलब नॉर्मल एम्पलीफायर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला। और जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, उसको उसको हम लोग पावर एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है ना। जो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होता है ना, उसका एक और नाम होता है पावर एम्पलीफायर। उसमें हम कुछ और जुगाड़ करते हैं कि ये चीज ना, ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, वो हम लोग अगले अगले साल पढ़ेंगे ईडीसी में, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, इसी का एक्सटेंशन एक सब्जेक्ट होता है ईडीसी सेकंड ईयर में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी, ठीक है। तो होपफुली अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं ही लूंगा वो ईडीसी, ठीक है। तो ये है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बता दिया कि जो आपका ग्राफ मेथड से हम कैसे निकालते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, एसी लोड लाइन डीसी लोड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो आपका इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। बाकी का कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना, नो फेज शिफ्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, मैंने क्या बताया था कि हमने ग्राफ से तो देख लिया, अब हम लोग ना यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल देखेंगे। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल फॉर ट्रांजिस्टर्स। कौन है यार, आवाज आ रही है, इसका माइक कौन है, माइक सोनी सिंह, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में हम क्या करेंगे ना, ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। किसका इक्विवेलेंट सर्किट, ट्रांजिस्टर का। तो देखो, इसके लिए ना हम सबसे पहले एक पैरामीटर पढ़ेंगे, उसका नाम है एच पैरामीटर, ठीक है ना, एच पैरामीटर, ठीक है। एच पैरामीटर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर। ये यूज क्या होता है ना, इस आपको कोई भी नेटवर्क है ना, कोई भी नेटवर्क है, ठीक है ना, अगर उसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट है, मतलब टू पोर्ट नेटवर्क है, एक अगर आपका इधर इनपुट पोर्ट है, और एक ऐसे आउटपुट पोर्ट है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, दो टर्मिनल के कॉम्बिनेशन को पोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। टू सेट ऑफ टर्मिनल्स का देखो, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल ए, देखो इस साइड में इनपुट साइड में क्या है, एक ए टर्मिनल है, एक दूसरा टर्मिनल ए है, तो दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्ट बोलेंगे। क्या बोलते हैं, पोर्ट। तो ये इनपुट पोर्ट हो गया आपका पोर्ट, और ये आउटपुट पोर्ट हो गया, ठीक है ना। तो हमेशा टू सेट ऑफ टर्मिनल्स को हम लोग पोर्ट बोलते हैं। तो हाइब्रिड पैरामीटर क्या करता है ना, कोई भी आपका अगर एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, एम्पलीफायर हो, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कुछ भी हो, एक डब्बा मान लो, उसके अंदर अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें आपका एक दो इनपुट है, मतलब दो इनपुट पोर्ट, मतलब सॉरी, एक इनपुट पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इनके बीच के वोल्टेज और करंट्स को हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है V1, ठीक है ना, इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है V1, और करंट है सपोज करो कि I1, ठीक है ना।
इनपुट पोर्ट पे क्या वोल्टेज है V1, करंट है I1, आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज है V2 और करंट है I2, ठीक है ना, I2। ध्यान ही देना है कि जो करंट हम ले रहे हैं किधर ले रहे हैं, अंदर की तरफ ले रहे हैं हमेशा। आउटपुट पोर्ट पे भी अंदर की तरफ ही ले रहे हैं, ठीक है ना, आउटपुट पोर्ट पे भी हम लोग अंदर की तरफ ही ले रहे हैं। तो हम ना इन चारों को ना आपस में रिलेट कर सकते हैं, मतलब इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, इनपुट पोर्ट का करंट, आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज, आउटपुट पोर्ट का करंट, इन सबको हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेशन है, देखो पहला जो रिलेशन होता है वो होता है V1 इक्वल होता है H11 I1 प्लस H12 V2, ठीक है। पहला अगर मेरे को V1, देखो यहाँ पे क्या है, देखो V1 किसका किसका फंक्शन, देखो V1 किसका फंक्शन है, अगर मैं बोलूं वेट V1 को मैं लिखूं तो V1 किसका फंक्शन है, देखो V1 फंक्शन है आपका I1 का फंक्शन है, देखो I1 का फंक्शन है, H11 I1 लिखा है तो I1 का फंक्शन है, और किसका फंक्शन है, आउटपुट वोल्टेज का फंक्शन है, I1 का ही फंक्शन है और V2 का ही फंक्शन है, ठीक है ना, V2 का ही फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं I2 लिखूं, I2, तो I2 जो है ना, I2 क्या है आपका, I2 होगा H21 I1 प्लस H22 V2, मतलब जो I2 है ना, देखो I2 है वो किसका फंक्शन है, वो भी आपका किसका है, I1 और V2 का फंक्शन है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये हमारा पैरामीटर डिफाइंड है, ठीक है ना, ये जो है ना, ये हम डिफाइन करते हैं ऐसे पैरामीटर, ठीक है ना, मतलब हम लोग एक इंटर रिलेशन, मतलब हमको आपस में सारे का रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, कि V1 और I1 में क्या रिलेशन है, V1 V2 में क्या रिलेशन है, I1 I2 में क्या है, और I2 V2 में क्या है, ठीक है ना, ये सारे में हमको इंटर रिलेशन, आपस में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कि इसको अगर हम लिखना चाहें ना, तो क्या V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनपुट पे वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान दो कि इनपुट का जो वोल्टेज है ना, वो किसका फंक्शन है, इनपुट के करंट का फंक्शन है I1, और आउटपुट के वोल्टेज का फंक्शन है, ठीक है ना। ऐसे ही आउटपुट का जो करंट है I2 क्या है, आउटपुट करंट है, तो आउटपुट का जो करंट है वो किसका फंक्शन है, इनपुट के करंट का फंक्शन है और आउटपुट के वोल्टेज का फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन है ना, इसको अगर आपको मेमोराइज करना हो तो शॉर्ट में आप ऐसे देख सकते हो, याद करने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। मैट्रिक्स आप लोग पढ़े होंगे मे भी, या फिर जो लोग नहीं पढ़े हो, मैट्रिक्स अगर पढ़े होंगे तो इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, H11 H12 H21 और H22, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका I1 और V2, ठीक है। तो आप ऐसे ये कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहां से भी देख लो, यहां से भी यही चीज निकला है, ये जो है ना, देखो ये फंक्शन क्या है, ये जो है ना V1 I2, इधर मैं लिख दूंगा V1 I2, ठीक है ना, और एक फंक्शन है इसका, तो फंक्शन ही आपका, फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, H पैरामीटर से डिफाइन हो रहा है, H पैरामीटर से, ठीक है ना। और इधर क्या है, I1 और V2 है, तो I1 और V2 है, ठीक है ना। और यही H पैरामीटर है ना, H पैरामीटर वो क्या है, 2x2 का एक मैट्रिक्स है, 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं H पैरामीटर को, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये हमारा हो गया। अब ना इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूं, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूं, क्या लिखूं, ऐसे लिखा है V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिखा था, I2, ये आपको याद करना है, ये आपको याद होना चाहिए, H21 I1 प्लस H22 V2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, सपोज करो 1 और 2। अब सपोज करो कि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इसमें जो H11 है, H12 है, H21 है और H22 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, H पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, H पैरामीटर्स। अब हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ H11, ठीक है ना। हमको क्या कैलकुलेट करना है, H11 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो अब ये H11 हम क्यों कैलकुलेट, अब सपोज देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास सपोज करो एक ऐसे डब्बा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सर्किट है, ठीक है ना, ऐसे नेट, जैसे मान लो एम्पलीफायर ही है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पे इनपुट दोगे, जितना वोल्टेज दोगे, इनपुट वोल्टेज जो V1 इंडिकेट करेगा, उसके वजह से जो करंट फ्लो होगा वो I1 करेगा। ऐसे ही जब इनपुट दोगे तो आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा, और उस आउटपुट की वजह से क्या होगा, आपका I2 करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये सारे चीज तो पता ही चल सकते हैं, V1 I1 और V2 I2। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है H11 H12 H21 और H22। ये जब आपका निकल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो
आपको यही निकालना है कि H11 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो H11 कैलकुलेट करने का क्या है कि इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो आप। अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं क्या कर दूं, H11 कैलकुलेट करना है, V2 की वैल्यू 0 कर दूं, V2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अगर इक्वेशन 1 में मैं V2 की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो V1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H11 I1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, H11 I1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, और यहां से मैं H11 निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1 आ जाएगा। और एक V1 अपॉन I1 कब हुआ है, जब हमारा V2 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना, जब V2 की वैल्यू 0 है। अच्छा V2 क्या है, V2 आपका क्या था, आउटपुट वोल्टेज था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो V2 क्या था हमारा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज था। और आउटपुट वोल्टेज 0 कब होगा, जब आउटपुट शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज 0 हो जाता है। मतलब V2 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका आउटपुट है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो गया। जब आपका आउटपुट शॉर्ट सर्किट होगा, उस केस में आपका H11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 अपॉन I1, ठीक है ना, V1 अपॉन I1। अच्छा ये बताओ V1 अपॉन I1 क्या इंडिकेट कर रहा है, V1 अपॉन I1 ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इनपुट का वोल्टेज और इनपुट का करंट का रेशियो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। क्या इंडिकेट कर रहा है, इनपुट का जो वोल्टेज है और इनपुट का करंट, इन दोनों का रेशियो। और आपको पता है कि अगर इनपुट का वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट इंपीडेंस बोलते हैं, या फिर इनपुट रेजिस्टेंस अगर बोल सकते हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट इंपीडेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट इंपीडेंस। मतलब H11 क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, इनपुट इंपीडेंस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। H11 क्या इंडिकेट कर रहा है, इनपुट इंपीडेंस। ये कैसे कैलकुलेट होगा, आउटपुट को शॉर्ट करके होगा, ठीक है ना। ये चल हमको पता चल गया। अब देखो दूसरा चीज हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ H12, ठीक है, H12 कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। H12 कैलकुलेट हम करेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा, इन इक्वेशन 1, अगर मैं इस इक्वेशन 1 में क्या कर दूं, देखो देखो वेट, ये देखो, अगर मैं I1 को 0 कर दूं, देखो I1 को अगर मैं 0 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इक्वेशन 1 में I1 इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, वेट, I1 को अगर मैं 0 करूंगा, देखो I1 को 0 कर दूंगा तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा V1 इक्वल टू H12 V2 आ जाएगा, H12 V2, ठीक है ना। अच्छा I1 0 का मतलब क्या है, I1 किधर है, इनपुट साइड पे है, तो हम लिखेंगे इनपुट। और 0 का मतलब क्या है, करंट 0 कब होगा, जब ओपन सर्किट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इनपुट ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा तो तभी ये कंडीशन होगा I1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं, और यहां से मैं लिखना चाहूं H12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो V1 अपॉन V2 आ जाएगी। ये कब है, ये कब है, जब तुम्हारा I1 0 है, ठीक है ना, ये आपका I1 0 है, ठीक है। अब देखो जो H12 होता है ना, H12, ठीक है ना। अब H12 देखो क्या है, ये क्या है आपका V1 अपॉन V2 क्या होता है, ये क्या है, वोल्टेज का रेशियो, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना। ये क्या है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। आपको एक चीज पता है कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है ना, गेन बोलते हैं। तो अगर हमारा इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स गेन बोलेंगे, रिवर्स गेन, ठीक है ना। गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनपुट अपॉन आउटपुट है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स वोल्टेज गेन बोलेंगे। और रिवर्स वोल्टेज गेन कैलकुलेट कैसे हुआ है, जब हमने इनपुट करंट को 0 किया। इनपुट करंट का 0 कैसे होगा, जब हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ H21, ठीक है ना, हमारा कैलकुलेशन ऑफ H21। ये कैसे होगा, देखो
इसको आप देखो इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 2 में अगर मैं V2 को 0 कर दूं, देखो देखो V2 को 0 कर दूं तो क्या आएगा? अगर मैं इक्वेशन इक्वेशन 2 में क्या कर दूं, V2 को 0 कर दूं, V2 इक्वल टू 0, V2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? आउटपुट हमारा क्या हुआ? आउटपुट 0 का मतलब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, आउटपुट शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया, ठीक है ना? तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या आएगा देखो, अगर हमारा V2 0 हो गया तो V2 0 होगा तो क्या आ जाएगा? H21 I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसमें देखो क्या आ जाएगा? I2 इक्वल टू हो जाएगा H21 I1, ठीक है। और अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से H21 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, क्या आएगा? I2 डिवाइडेड बाई I1, ठीक है। ये कब है? ये हमारा है जब V2 की वैल्यू 0 है। कब है हमारा? ये जब V2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये हमारा जब है जब V2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, अब V2 की वैल्यू 0 है तब है। अब देखो I2 अपॉन I1 ये क्या कर रहा है? I2 क्या है आपका? आउटपुट करंट। I2 क्या है आपका? आउटपुट करंट है। I1 क्या है आपका? इनपुट करंट है। तो आपको इनपुट करंट, हाँ, तो H21 यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा? देखो ध्यान से, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट क्या होता था? करंट गेन इंडिकेट करता था। क्या करंट क्या करता था? करंट गेन, करंट गेन। लेकिन हम लोग जैसे रिवर्स लिखे हैं ना, रिवर्स क्या लिखे हैं? उल्टा। जब करंट गेन का अपोजिट हो रहा था, मतलब गेन का जो, अगर हम रेसिप्रोकल ले रहे थे तब हमने रिवर्स टर्म लगाए थे। इसीलिए ना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसमें हम लिख देंगे फॉरवर्ड करंट गेन। क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग? लिख देंगे एक टर्म, लिख देंगे फॉरवर्ड करंट गेन। तो S21 आपका क्या आ गया? फॉरवर्ड करंट गेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ H22, ठीक है। ये कैसे होगा देखो, ये होगा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में देखो क्या रख दूं अगर मैं, ध्यान दो इक्वेशन 2 में, वेट ऊपर देखो, इक्वेशन 2 में अगर, इक्वेशन 2 में देखो हमको S22 कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इस पोर्शन को 0 करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? I1 की वैल्यू 0 कर दूं। तो अगर इक्वेशन 2 में मैं क्या कर दूं? I1 0 कर दूं। I1 0 का मतलब क्या हुआ कि इनपुट को मैंने, इनपुट को क्या किया? ओपन सर्किट कर दिया, ओपन सर्किट। इनपुट को ओपन सर्किट करूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, I1 0 हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S22 V2। तो क्या हो जाएगा? I2 इक्वल टू हो जाएगा I2 इक्वल टू H22 V2, ठीक है ना। और V2 की वैल्यू क्या, सॉरी वेट, और हो जाएगा आपका H22 की वैल्यू क्या आ जाएगी? H22 इक्वल टू हो जाएगा I2 डिवाइडेड बाई V2, ठीक है ना। I2 डिवाइडेड बाई V2। और कब हुआ है? जब हमने I1 को 0 कर रखा है, ठीक है ना। I1 को 0 कर रखा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये देखो आपको पता है ये किसका S22 है? ये क्या है? करंट अपॉन वोल्टेज है, ठीक है ना। आपको पता है वोल्टेज अपॉन करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपीडेंस बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? करंट अपॉन वोल्टेज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? एडमिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? आउटपुट पे देखो I2 है, जो I2 अपॉन V2 क्या है? आउटपुट का वोल्टेज और करंट है। मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे? H22 क्या इंडिकेट करेगा? H22 इंडिकेट करेगा आपका, क्या करेगा ये? आउटपुट, आउटपुट एडमिटेंस को करेगा, एडमिटेंस, ठीक है ना। आउटपुट एडमिटेंस करेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया, क्या क्या पता चल गया? आपको चार चीजें पता चल गई, ठीक है ना। देखो चार चीजें पता चल गई, क्या क्या पता चल गई? H11 पता चल गया, H12 पता चल गया, H21 पता चल गया, H22 पता चल गया। इसको बोल हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम लोग इनपुट इंपीडेंस। इसको क्या बोलते थे हम लोग? रिवर्स वोल्टेज गेन। इसको फॉरवर्ड करंट गेन। और इसको क्या बोलते थे हम लोग? S22 को, S22 को क्या बोलते थे? आउटपुट एडमिटेंस,
ठीक है ना। अब इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है आपका। गेन का यूनिट तो होता नहीं है, तो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज होगा। एक करंट का यूनिट भी नहीं होता है, तो आपका एम्पियर अपॉन एम्पियर होगा। एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है, मो होता है, ठीक है ना। ओम का जो अपोजिट होता है मो, ठीक है ना। MHO इसको लिखते हैं हम लोग, MHO, ठीक है ना। ये आपका है OHM, ठीक है। तो ये आपके यूनिट हैं, H11 H12 ये सारे, ठीक है ना। अब हम लोग इसके थ्रू ना हम लोग कॉमन एमीटर को मॉडल करना देखेंगे, ठीक है ना। कि इससे हम लोग कॉमन एमीटर को, ये जो सारा चीज हमने सीखा है, इसके थ्रू हम लोग कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को कैसे मॉडल करते हैं, ठीक है। आई थिंक सेशन ओवर होने वाला है, तुरंत कनेक्ट हो जाओ इसके बाद।